यस दोस्तों, फटाफट से वॉइस को कंफर्म करा दीजिएगा। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ का मैसेज डाल दीजिएगा। आपको पता है 20 जनवरी को आपका जेजे का पेपर है और इस एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए हम छोटी सी हेल्प कर रहे हैं। आपको कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग कुछ सॉल्व करा चुके हैं। आई थिंक 6 मॉडल पेपर आप लोगों को, जिसमें 10 मार्क्स का इंग्लिश है और 10 मार्क्स का हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो हमारा सीरीज है, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। चलेगा, तो आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्तों कि हमारा, आप चाहें, अगर आपने अभी कोर्स कंप्लीट नहीं किया है जेजे एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप हमारे रामबाण कोर्स ले सकते हैं। नाम मात्र की फीस है। यदि आपका कोर्स कंप्लीट है तो ये हमारा एफएलटी यानी मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर जो है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों बैचेस हमारे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलेगा, तो करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, पहले सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, देन इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एंजॉय माई मॉर्निंग वॉक्स, द वेदर इज वेरी प्लीसेंट टुडे। प्लीसेंट, सुंदर, ब्यूटीफुल। तो प्लीज, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अदरवाइज। अदरवाइज या एक और वर्ड होता है एल्स। इन दोनों का मीन्स होता है अन्यथा या वरना। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? वार्निंग देने के लिए करते हैं। इन दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं? वार्निंग के लिए देते हैं। जब किसी को भी हमें चेतावनी देनी हो तो हम इसका यूज करते हैं। हावेवर होता है हालांकि। हैंस का मीन्स होता है चूंकि। तो आप यहाँ इस क्वेश्चन में समझेंगे क्या इसका आंसर होगा। तो आई इंजॉय माय मॉर्निंग वॉक, मतलब मैं मॉर्निंग वॉक को तो एंजॉय करता ही हूँ। अब यहाँ ये कोमा शो कर रहा है, देखो ये ऊपर एक और कोमा है, इसके नीचे एक कोमा है। तो ये क्या शो कर रहा है? मैं एंजॉय तो करता हूँ, इसके अतिरिक्त और भी कुछ करता हूँ। क्या? द वेदर इज वेरी प्लीसेंट टुडे। तो आज अगर वेदर क्या है, आज बहुत प्लीसेंट है, बहुत अच्छा है। वेदर कैसा है? बहुत प्लीसेंट है। तो इसके अतिरिक्त जो वेदर है उसका भी आनंद लेता हूँ, इसलिए वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा? मोर एवर। मोर एवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। तो आंसर हमारा क्या होगा? मोर एवर। क्लियर? यहाँ पर चूंकि हैंस आ सकता था, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इसमें चूंकि अगर वेदर अच्छा है तो मैं मेरी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करता हूँ, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं रहा। तो इसके अतिरिक्त ठीक रहेगा मोर एवर। क्लियर हो गया है? तो आंसर क्या होगा? मोर एवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑल आर्ट्स इज मोरल। मतलब जितने भी आर्ट है, हमारी कला है, वो सब मोरल है। हाँ, नन डिलिबरेटिवली सो। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी शो नहीं होती है। तो हम इसको प्रेज को कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे? तो इसका मीन्स है आर्ट इज एवं मोरलिटी। मतलब जो ऊपर दिया गया आर्ट है वो मोरलिटी के लिए है। मतलब आर्ट है वो ज्यादा मोरलिटी से क्या है? ज्यादा है, एवब है, नैतिकता से बहुत ज्यादा है। ज्यादा है इसका मीन्स स्टैंडर्ड मार्क्स लेवल से ऊपर ही है। तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा, आर्ट मस्ट बी इंटरटेनिंग। मतलब आर्ट हमारे लिए इंटरटेनिंग के लिए जरूरी है। ऐसा भी यहाँ कोई सेंस नहीं है, क्योंकि दूसरा सेंस वर्ड जो नन लिखा है ये हमें पूरा काम कर रहा है। दूसरा, आर्ट शुड नॉट बी मोरल। मतलब आर्ट मोरल नहीं होना चाहिए। तो इसमें इतना तो है, लेकिन इससे आगे नहीं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? डी। तो ये होगा, दो ऑल वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोफेस टू बी मोरल। इसका मीन्स क्या है? यद्यपि जितने भी हमारे आर्ट होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? अमोरल होते हैं। फिर भी दे ऑल एट द बॉटम आर मोरल। फिर भी वो
इसका मीन्स ये पॉजिटिव सेंस दे रहा था, ये नेगेटिव सेंस दे रहा था। तो यहाँ भी ए वाला जो यद्यपि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है और ये हमें दे ऑल एट द बॉटम आर होना ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसका मीन्स आंसर क्या होगा, यद्यपि ऑल वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोपेस टू बी कैसे है, अमोरल है, नैतिक है, लेकिन दे ऑल एट द बॉटम में है, स्थिति नीचे है, मोरल है। ठीक है, तो इसका मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दे, तो आंसर क्या होगा हमारा डी। और यहाँ भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस था प्रेज में, आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉयन इज किंग ऑफ बीस्ट। बीट्स माने जानवरों की जितनी भी प्रजातियां होती हैं एनिमल्स की, वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो लॉयन इज द, तो यहाँ पर देखिए लॉयन को डेफिनेट कर रहा है एक लॉयन, इसका मीन्स यहाँ पूरी इसकी जाति को बता रहा है, पूरी यहाँ की इसकी कास्ट को कहें या रेसेस को कहें या नस्ल को भी बोले हम, तो यहाँ पूरे लॉयनों की बात में से जितनी भी प्रजातियां उनमें से केवल किसकी बात हो रही है, लॉयन की। तो जितने भी लॉयन हैं वो सब हैं, इसका मीन्स क्या होगा, द लॉयन इज। और आपको बताया जब प्रॉपर नाउन को जब हम जहाँ भी केवल प्रॉपर डेफिनेट कर रहा है, नहीं लॉइन प्रॉपर, लेकिन इसको डेफिनेट कर रहा है और प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और एक और मैंने आपको बहुत अच्छी सी कहानी बताई थी, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, ऑप आता है, उसके बाद नाउन होता है और ऑप के पहले भी नाउन होता है, तो फिर यहाँ पर हम आर्टिकल द का भी यूज करते हैं। ये भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर बीस्ट ये नाउन, ये ऑफ, फिर किंग नाउन, और फिर किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। तो दोनों में ही आर्टिकल आएगा, द लॉयन इज द किंग ऑफ द बीस्ट, मतलब जितने भी जानवर की प्रजातियां हैं उसमें लॉन क्या है, सभी का किंग है। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, he has come bills, सॉरी he has some bills, मतलब उसके पास कुछ बिल्स हैं, he must pay, जिनको उसे पे जरूर पे करना चाहिए। तो आप ये समझेंगे इन ये रिलेटिव क्लॉज हैं, और आप ये समझेंगे whom का यूज करते हैं हम जब हम किसी को पर्सन के लिए, किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। वेयर का यूज हम प्लेस के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्लेस के लिए करते हैं। और यहाँ पर इसकी हिंदी निकलती है जो कॉमा जिसको, क्या निकलती है, जो कॉमा जिसको। तो यहाँ पर प्लेस के लिए यूज करते हैं, और इस प्लेस की हिंदी यहाँ पर कहाँ पर नहीं निकलती है, यहाँ जहां निकलती है, क्या निकलती है, जहां। और यहाँ ऊ का यूज भी हम, वो हुम था, ये वो है, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, तो हु सब्जेक्ट होता है, जिस हु का जो पर्सन है हमारा, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु का। और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, किसके रूप में यूज किया जाता है, पर्सन का मतलब है या तो मेल होगा या फीमेल होगी, या मेल या फीमेल, उसमें से अगर किसी को पर्सन को ऑब्जेक्ट की नीड है तो वी कैन यूज होम, तो हम किसका यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। अगर पर्सन के लिए द्वारा से किसी भी पर्सन, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव क्लोज क्या काम करते हैं, ये एक नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं, द्वारा से उसी नाउन के लिए हम यूज करते हैं। अगर पर्सन हमारा एंटीसीडेंट क्या है, हु है, तो हम उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में यूज, पर्सन के लिए हु का यूज करेंगे। और अगर कोई थिंग्स है, और अगर हमारा एंटीसीडेंट कोई थिंग है मतलब वस्तु है, तो वस्तु के लिए हम विच का यूज करते हैं, वस्तु के लिए किसका यूज करते हैं, विच। तो यहाँ पर बिल क्या है, हम इसको बिल है, बैग है, कैप है, इनको हम किसके रूप में लिखते हैं, थिंग्स के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये थिंग है, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा, विच होगा। अब देखिए दूसरा, अगर रिलेशन ऑफ पर्सन हो, रिलेशन ऑफ पर्सन,
रिलेशन ऑफ पर्सन हो तो हम हुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हुज। दूसरा है रिलेशन ऑफ थिंग। रिलेशन ऑफ थिंग हो, वस्तु का अगर कोई रिलेशन है तो हम उसके लिए विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और कौन सा रह गया? बाय। वाई का जो यूज करते हैं हम वो रीजन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कोई कारण को बताने के लिए करते हैं। उसके बाद हाउ। हाउ का कोई भी मैनर, तरीका बताने के लिए करते हैं। वो होम वेयर विच हाउ। ठीक है, तो ये यहां से क्लियर हो गया होगा आपको इनका कैसे यूज होता है। जैसे आप एक सेंटेंस से समझेंगे, दिस इज द चैनल, दिस इज द चैनल, यहाँ पर आई स्टडी। इसका मीन्स ये चैनल है जहां पर मैं पढ़ता हूँ, ये चैनल है जहां पर मैं पढ़ता हूँ। तो चैनल क्या कोई वस्तु प्लेटफॉर्म को कह रहा है, विच आई स्टडी, तो नहीं होगा वेयर आई स्टडी, जहां पर मैं पढ़ता हूँ। ये प्लेस को बता रहा है कि दिस इज द कोचिंग, दिस इज द टेम्पल, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, ये स्कूल है, वेयर आई स्टडी, जहां पर मैं पढ़ता हूँ। तो ये स्कूल एंटीसीडेंट बना, इसके अकॉर्डिंग ये प्लेस है और हमने इसके लिए किसका यूज किया? वेयर। क्लियर? जैसे दिस इज द मैनर, यही तरीका है, यू कैन गेट सक्सेस, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, तो वहां पर हाउ का यूज किया जाएगा ना। दिस इज द रीजन वाई यू विल फेल, यही कारण है जिनसे आप फेल हो रहे हो, तो पर वहां पर बाय का यूज करेंगे। रिलेशन ऑफ पर्सन क्या होता है? रिलेशन ऑफ पर्सन मतलब ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर, जैसे ही इज माय फ्रेंड हुज मदर इज अ इंजीनियर, ये मेरा मित्र है जिसकी माँ इंजीनियर है, तो ये रिलेशन ऑफ पर्सन होता है। तो यहाँ पर सीधा सा थिंग थी, थिंग के लिए ये एंटीसीडेंट के रूप में अगर कभी भी थिंग आती है तो वी कैन यूज विच। क्लियर? अगर कोई एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, एनिमल्स कोई भी हो, इसका मीन्स आप यहां से ये समझेंगे, ना तो वो मेल हो ना फीमेल हो, तो ऐसे को हम एनिमल्स, थिंग तो है ही वस्तु, लेकिन अब ऐसे डॉग है, एनिमल्स है, हाँ, तो ये ना मेल है ना फीमेल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे इसको, तो इनके लिए एनिमल्स के लिए हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ये आपको क्लियर होगा। चलिए, पैसेंजर्स लीव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन बसेस, तो इसका पैसिव वॉइस में, अदर वॉइस में हमें बनाना है। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट वर्ब को चेक करना है। ये लीव हमारे पास है, पैसेंजर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हमने बहुत अच्छे से सीखा था, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका जो पैसिव हम बनाते हैं वो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस किस में बनता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। तो सबसे पहले अच्छे से आप ये चेक कर लेंगे बेटा, क्या चेक करेंगे? तो यहाँ पर ये लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका पैसिव वॉइस किस में बनता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमें डायरेक्ट और ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, इन बस अदर वर्ड है, ये लिखा है ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स लिखा है, लेकिन आर के बाद बीइंग हो गया है, इसका मीन्स ये रॉन्ग है, हमें चाहिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर चेक करेंगे ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, लेकिन ये बर बॉज बर में नहीं चाहिए, ये सेकंड फॉर्म का होता तो बॉज बर में बनता। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस आपको पता है, बी2 का पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम बनाते हैं। तो ये हमारा ये भी रॉन्ग हो गया।
ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट, ये हमारा ठीक है। यहाँ पर ये इज एम आर है और थिंग्स प्लूरल है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन इन द बस, तो इन द बस बाय पैसेंजर्स, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है इन द बस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर बीइंग लेफ्ट, ये बीइंग लगा दिया इसलिए ये भी रॉन्ग। तो सीधा सा आंसर क्या होगा, सी। तो ऑप्शन से आसानी से हमने ऑप्शन क्वेश्चन को चेक कर लिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होता, सी। क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्म थी पैसिव वॉइस, किस में बनना था, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें पंचुएट्स का यूज करना है। आ फ्यू इयर्स एगो 39 पीपल विटनेस्ड अ ब्रेटल। क्लियर हो गया, थ्री पार्ट है, सीधी सी बात है। तो थ्री पार्ट किस में दिए हैं, तो आंसर सीधा सा डी हो जाएगा। पंचुएट कॉमा कैसे यूज करना है, फुल स्टॉप कहाँ यूज करना है, कैसे कहाँ क्या लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ आता है, तो यहाँ पर लिखा है आ फ्यू ईयर्स एगो, ये हो गया कुछ साल पहले। 39 पीपल विथ विटनेस्ड, 39 पीपल ने कुछ क्या किया, विटनेस के रूम में बने अ ब्रिटल अटैक। तो ये तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये हमारा नहीं होगा। आ फ्यू ईयर्स एगो 39 पीपल विटनेस, ये रॉन्ग है। आप फ्यू ईयर्स एगो 39 पीपल केवल एक ही है, ये भी नहीं है। आप यू फुल स्टॉप तो आएगा ही नहीं, तो आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। चलिए, पापा की परी के आंसर बहुत सही निकल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये लिखा है इफ आई वॉन अ $1,000,000, ये कह रहा है यदि मैं $1,000,000 जीत जाता तो मैं खुद का क्या, स्वयं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेता। तो ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है, और आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे से, अगर इफ क्लॉज में अगर बी टू हो या कोई यहाँ पर बर आएगा हमेशा, या फिर हेड आएगा, ये सब बी टू है। ये देखो एज एम आर की सेकंड फॉर्म, ये भी बी टू है। हाँ, ये हैजैब की सेकंड फॉर्म हेड है, और इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो डायरेक्ट इधर जो पेयर होता है वो वुड प्लस बी वन का होता है। बिल नहीं करना है, किसका होता है, वुड प्लस बी वन का। और दोनों की जो हिंदी मीनिंग निकलती है वो क्या निकलती है, ताती ते। क्या निकलती है हिंदी, ताती ते। दूसरे शब्दों में हम बात करेंगे एक और, अगर इस बस कंडीशन है सेंटेंस इमेजिनरी होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए। अगर इफ क्लोज में इधर हेड के बाद अगर B3 आ जाता है तो फिर इधर जो हमारा पेयर होता है वो वुड है प्लस B3 का होता है। किसका होता है, वुड है प्लस B3, और दोनों की हिंदी सेम रहती है, ताती ते। तो ये देख रहा है इफ आई वॉन अ $1,000,000, तो ये नाउन आ गया। यदि मैं क्या $1,000,000 जीत जाता तो मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल स्टार्ट नहीं होगा, जो आपके लिए सॉल्यूशन में रॉन्ग दिया रहता है, इसको आप समझेंगे। यहाँ पर सीधा सा आंसर आ जाएगा हमारा, आई वुड स्टार्ट। क्या होगा, वुड प्लस B1 होगा। ठीक है, तो पार्ट किस में एरर होगा, मैं एरर फाइंड आउट करना था, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई बी एबल टू गो, कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो इसका मीन सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट है, और आपको बताया प्रेजेंट के साथ केवल और केवल फ्यूचर का पेयर हो सकता है। और यहाँ पर यूज कहाँ करते हैं, मे का यूज हम करते हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। हाँ, दूसरा मे का यूज हम कहाँ करते हैं, पहला प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, दूसरा फॉर्मल परमिशन,
फॉर्मल परमिशन। तीसरा मे का यूज कहाँ करते हैं? वेदर या फोरकास्टिंग, मौसम या भविष्यवाणी। चौथा मे का यूज कहाँ करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्यों में जिसमें विश या प्रे दी होती है। पांचवा मे का यूज कहाँ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मतलब सीधी सी हमारे पास ये वाला जो साइन अगर आ जाता है एक्सक्लेमेशन वाला, हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्लियर। तो यहाँ मे का यूज किया जाता है। एक और रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, कंजक्शन सो दैट के साथ। कंजक्शन जब सो दैट इकट्ठा आता है, इसका मीन्स ताकि, इसके पहले अगर प्रेजेंट का टेंस हो, कौन सा? प्रेजेंट टेंस, तो वी कैन यूज मे। तो इधर सब्जेक्ट होता है, इधर पेयर इसका मे प्लस वी1 का यूज करते हैं। हाँ, ये पर्पस वाले वाक्य में, उद्देश्य वाले वाक्य में किया जाता है। दूसरा है सेल का यूज हम जनरली फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। जनरली यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में करते हैं बिल और सेल का। मॉडल के रूप में करते हैं तब प्रॉमिस, आपको बताया, डिटर्मिनेशन, हाँ, एडवाइस, जब वो सेंटेंस थ्रेट, धमकी हो, वादा कर रहा हो, तब वो मॉडल का काम करेगा। और जब इनको फ्यूचर टेंस में करते हैं तो आपको बताया आई और बी के साथ सेल लगाते हैं और अदर्स के साथ बिल लगाते हैं। और इनको एज अ मॉडल के रूप में करते हैं, अपोजिट हो जाता है, आई और बी के साथ बिल आता है, अदर्स के साथ सेल। हाँ, आई शेल मीट यू टुमारो, इसका मीन्स ये जनरल फ्यूचर है। और आई विल हेल्प यू कम व्हाट वे, मैं आपकी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर? गुड इवनिंग सर, माय फर्स्ट लव क्लास सरस्वती कुशवा। गुड इवनिंग, थैंक यू डियर। तो देखिए, उसके बाद शुड का यूज हम कहाँ करते हैं? शुड का जो यूज करते हैं वो हम जनरल सजेशन के लिए करते हैं। शुड का जो यूज करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं? शुड का यूज जनरल सजेशन, जनरल सजेशन या जनरल एडवाइस के लिए शुड का यूज करते हैं। दूसरा एक और रहता है, कभी भी लेस्ट आता है, LEST, लेस्ट के साथ मॉडल हम शुड प्लस V1 का यूज करते हैं। कैन का यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट एबिलिटी के लिए करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी, जब भी वर्तमान की क्षमता बतानी होती है तो कैन का यूज करते हैं। दूसरा इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी करते हैं, इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। कहानी पूरी ऑप्शन के बारे में हमारी हो गई है। तो यहाँ पर लिखा है आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई बी एबल टू गो, इसका मीन्स क्या है? आई विल, मैं जाने में क्या रहूंगा? समर्थ रहूंगा। तो इसका मीन्स आई के साथ सेल आएगा, ये प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट ही आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी फॉर बॉम्बे। ये आपको कहानी पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें ER या मोर या देन आता है, इससे आप इसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल आता है? तो वी कैन नॉट यूज आर्टिकल। हाँ सर, मैंने आज कोर्स लिया है, आपकी यूट्यूब की क्लासेस देखी है, अब सारी वीडियो देखनी है सर, कैसे एक बार करें कोर्स को?
देखो वीडियो को आपके पास सभी वीडियो हैं, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। एक आप बिग सरप्राइज के नाम से इसी में प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी इस एडवांस कंप्यूटर क्लासेस पर, और एक और हमारी इंग्लिश के नाम से चैनल बना हुआ है, सॉरी इंग्लिश के नाम से इसी में प्लेलिस्ट है। एक बिग सरप्राइज से है, एक इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, और दूसरी जो थर्ड प्लेलिस्ट है जो अभी करंट की है वो जे के नाम से है, हमारी JAA के नाम से है, JA कोड के नाम से प्लेलिस्ट, उसमें वीडियो मिल जाएंगे। तीनों में प्ले वीडियो है पूरी अवेलेबल है, आप उनको अच्छे से वॉच करिए। और बाद बाकी कोशिश से फैकल्टी आपके सामने ही है। आज का कोर्स लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। बस 20 दिन 15 दिन तो लगे रहना है, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। हाँ, तो बार बार वीडियो को देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन प्रैक्टिस क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि जो भी होता है वो प्रैक्टिस से होता है। तो अब आप देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में ER, मोर देन और ऑफ, ये चीजें जनरली आती हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में अगर ये आती है, ये आइडेंटिफाई होगी, इसकी पहचान हो गई। दूसरी क्या है कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपने कहेंगे सर ओनली फॉर टू के लिए करते हैं, ओनली फॉर टू। जब दो ग्रुप की या सब व्यक्ति एक साइड आप एक साइड, इसका मीन्स क्या होता है, जब टू में कंपैरिजन किया जाता है तो वी कैन यूज कॉम्परेटिव डिग्री। दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। देखिए, दो में जब भी हमारा कंपैरिजन किया जाता है तो वी कैन यूज कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम समझेंगे कि जनरली कॉम्परेटिव के पहले कोई आर्टिकल आता है तो आप कहेंगे सर नहीं आता, तो इसके मैंने दो एक्सेप्शन आए थे, बताए थे। इनके पहले कोई आर्टिकल आता है तो आप कहेंगे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता। तो इसके लिए मैंने दो एक्सेप्शन आपको बहुत अच्छे से बताए थे। अपवाद क्या होते हैं, जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू फ्रेज आती है, ऑफ द टू आती है, तो उसमें हम बी कैन यूज, डिग्री का क्वेश्चन हो तो उसमें हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री यूज करना है, और इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का भी यूज करना है। क्लियर हो गया, तो हमारा सही है। ये केवल और केवल कब है, जब ऑफ द टू के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे ऑफ द टू लिखा है, तो ऑफ द टू है तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री है, और इसके पहले आर्टिकल द आना है 100%। अगर यहीं पर होता सी इज टॉलर देन आई, तो वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल, तो फिर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्लियर, तो यहाँ पर लिखा है सीधा सा ऑफ द टू, तो यहाँ पर चेक करना है कॉम्परेटिव डिग्री, और इसके पहले किसका यूज करना है, आर्टिकल द का। तो आर्टिकल द लगा है तो इसका मीन्स नो एरर होगा। नो एरर किस पार्ट को दिखा रहा है, डी। अब डी किस ऑप्शन में है, सी वाले में, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी। तो ये आपको अच्छे, तो इसमें क्या रहेगा, नो एरर। जैसे ही ऑफ द टू आया, कॉम्परेटिव डिग्री यूज की और उसके पहले द। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हर्षिता विल बी ऑन क्लाउड 9 व्हेन हर प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, rejected static at a very high place at the 9th place in company। तो आप यहाँ पर समझेंगे, आंसर यहाँ पर सीधा से लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन, इडियम एंड फ्रेज प्रिंटेड इन, लिखा है चूज द अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव माने आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस जो अच्छा मीनिंग हो ऑफ द इडियम या फ्रेज। इडियम माने मुहावरा, फ्रेज माने कहावत। आपको मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन इडियम एंड फ्रेज, मुहावरे और कहावत में क्या अंतर होता है। जो मुहावरा होता है, मीडियम होता है, उसका उसके एक मोर देन वन अर्थ निकलते हैं, एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। लेकिन जो फ्रेज होती है कहावत, उसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, एक ही अंतर होता है, उसका केवल एक ही मीनिंग निकलता है। तो हर्षिता विल ऑन क्लाउड 9 व्हेन हर प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब ये कह रहा है जब उसका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब वो क्या होगी, बहुत अच्छी खुश होगी। तब तक वो क्या रहेगी, निराश रहेगी,
तो आंसर क्या होगा यहाँ पर डिजेक्टेड। तो आंसर क्या होगा डिजेक्टेड, हमारा सीधा सा आंसर लगाना है सी। एट अ वेरी हाई प्लेस, इसका मीन्स है प्लेस का, पूरी का प्रेज का मतलब क्या है डिजेक्टेड, सीधा सा अर्थ है डिजेक्टेड मतलब दुखी होना, सैड होना। हाँ, जब वो खुश जब ही होगी जब उसका प्रेज क्या, उसका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा सफल हो जाएगा। जब तक वो क्या रहेगी दुखी रहेगी, सैड रहेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डिजेक्टेड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अब कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी ना। ये आज के 10 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, ये एफएलटी आपकी फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट कंप्यूटर की क्लास है। अगर कोई इंग्लिश में को लेकर डाउट है तो बताइए। एक उससे आपके एग्जाम से पहले मैंने बोल दिया है आपको एक मैराथन क्लास करवा देंगे। उस मैराथन क्लास में भी आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग, उसको मिस नहीं करना है। जो भी आपके जितने भी चैप्टर रह गए हैं उसमें सभी चैप्टरों के क्वेश्चन लिए जाएंगे, सब प्रकार से एंटोनिम सिनोनिम सब प्रकार से जो भी आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसको आपको क्लास को मिस नहीं करना है। और वो क्लास अभी बहुत जल्दी होने वाली है इसी वीक के अंदर, एग्जाम से जस्ट बिफोर 5 डेज। हाँ, 4 या 5 डेज। मैराथन कब होगी सर? मैराथन क्लास जस्ट आज आज सैटरडे है, तो वेनसडे या थर्सडे के लगभग आपकी मैराथन हो जाएगी। नहीं तो आप सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को तो फाइनल समझिए, नेक्स्ट सैटरडे को तो फाइनल होना ही है। जो आने वाला अब सैटरडे है, आज क्योंकि आज भी सैटरडे है, इसके बाद जो आएगा उसको हो जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि वेनसडे को ही करवा दूं इसी को, ठीक है, मैराथन क्लास। देखिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा साथियों। यस 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 जी। इंग्लिश जी, आपका इंग्लिश का सेशन हो चुका है। अब ये रहा आपका कंप्यूटर का सेशन, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सॉल्व कराते जाएंगे। और आपको पता है कि जब प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कराते हैं तो एग्जाम के अंदर चीजें फंसती हैं, चीजें आएंगी और आपका एग्जाम अब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलेगा। तो देखो, बूटिंग द सिस्टम मीन्स, है ना। तो जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो बूटिंग होता है ना, सिस्टम बूटिंग करता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका साथियों मतलब क्या होता है सिस्टम का बूटिंग करना, है ना। बूटिंग, सिस्टम का बूट होना क्या कहलाता है, सिस्टम की बूटिंग क्या कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। समझ रहे हो बात को? चलेगा। एंड देखते हैं साथियों, बूटिंग का मतलब होता है आपके सिस्टम का ऑन होना। जो हमारा सिस्टम होता है उसका ऑन होने को मेरे दोस्तों बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। क्या होता है, सिस्टम के ऑन होने को एक्चुअली में बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सिस्टम ऑन का मतलब क्या रहता है। सिस्टम ऑन का मतलब है कि जब से हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं, पावर बटन प्रेस करने के बाद में आपकी कंप्यूटर का जो इंटरफेस ओपन हो जाता है, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस एक और चीज होती है, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं उनका रैम के अंदर लोड होना, है ना। क्या रहता है, हाई डिस्क की जितनी भी, हाई डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका रैम के अंदर लोड होना ही मेरे दोस्तों बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं डिसमिसिंग द कंप्यूटर, ये बिल्कुल भी नहीं। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जी डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर होगा। रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड बूटिंग, नहीं। फिजिकली किक द कंप्यूटर, नहीं भैया, लात मारना कंप्यूटर को बूटिंग कहलाता है। या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना बूटिंग कहलाता है, नहीं। मेरे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही बूटिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो जब भी हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बूटिंग प्रोसेस की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है मेरे दोस्तों, बूटिंग प्रोसेस जनरली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है बूटिंग प्रोसेस। कौन कौन सी? एक होती है हमारी हार्ड बूटिंग और एक होती है साथियों सॉफ्ट बूटिंग। ठीक है। जब हम हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं साथियों, जब हम हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं।
ठीक है। और जब हम हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग हार्ड बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड बूटिंग, या फिर उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। और जब हम हमारे कंप्यूटर को साथियों क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, है ना, हम हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे मेरे दोस्तों सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? सॉफ्ट बूटिंग उसे बोल देते हैं, या फिर दोस्तों उसे हम लोग वार्म बूटिंग के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, वार्म बूटिंग कहते हैं या सॉफ्ट बूटिंग उसे कहा जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहले से बोल नहीं रहा हूँ, और आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा, देन इसके बाद हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। यस दोस्तों, जी, बहुत सुंदर, यहाँ डी आंसर आ रहा है, और डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों है डी आंसर, तो एक बार देख लेते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है, ये कहने का मतलब है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन है जो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो गूगल है वो वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। गूगल जो है साथियों वो सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन के नाम से इसे जाना जाता है। ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है। चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक वेब ब्राउजर है जिसका सर्च इंजन एमएसएन होता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क कहते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक वेब ब्राउजर है, और यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर ये भी एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। अगर हमारे पास वेब ब्राउजर नहीं होगा, क्या बात है, यदि हमारे पास वेब ब्राउजर नहीं होगा तो हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी भी एप्लीकेशन सॉरी किसी भी वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वहां पर वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सफारी भी एक वेब ब्राउजर कहलाता है जो हमारा एप्पल कंपनी का है, एंड आपने देखा होगा क्रोम जो गूगल कंपनी का है ना, वो भी एक वेब ब्राउजर की कैटेगरी में आ जाता है। यस साथियों, चलेगा। लिखा है डॉट कॉम इंडिकेट विच टाइप ऑफ वेबसाइट, है ना। तो डॉट कॉम जो होता है वो किस प्रकार की वेबसाइट को इंडिकेट करता है, इसका कहना है। ठीक है, जो हमारा डॉट कॉम होता है वो किस प्रकार की वेबसाइट को इंडिकेट करता है। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर जो डॉट कॉम होता है उसे हम लोग टॉप लेवल डोमेन नेम कहते हैं। टॉप लेवल डोमेन नेम उसे बोलते हैं। डोमेन नेम मेरे दोस्तों से कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि डॉट कॉम जिसे हम लोग कॉमर्शियल बोलते हैं, डॉट edu जिसे एजुकेशनल बोलते हैं, ईजी है ना, डॉट edu है ना, जिसे एजुकेशनल बोलते हैं, डॉट org जिसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, डॉट mil जिसे मिलिट्री कहते हैं, डॉट com जिसे कंपनी कहते हैं, डॉट gov जिसे गवर्नमेंट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डोमेन नेम होते हैं, जिसमें से डॉट कॉम जो होता है वो कॉमर्शियल के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो साथी ए होगा। ठीक है, क्या होने वाला है, यहाँ ए करेक्ट आंसर होने वाला है। एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स कैजुअल नहीं होगा, ये एक्चुअली में जो होगा उसे हम लोग कॉमर्शियल के नाम से जानते हैं। चलेगा, फोर्थ प्रश्न का फटाफट से जवाब दीजिएगा, एंड इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन क्या जवाब देता है। जी साथियों, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी CDR स्टैंड फॉर, जी फटाफट से बताइएगा। विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी CDR स्टैंड फॉर, CDR का पूरा नाम क्या होता है। चलेगा, बहुत सुंदर, यहाँ पर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ CDR का मतलब आप लोग जानते हैं साथियों, CDR का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इसका पूरा का पूरा देखा जाए, यहाँ आर CDR के अंदर आर का पूरा नाम यहाँ पर बताया गया, आर का स्टैंड फॉर्म बताया गया है, बट यहाँ CD का जो पूरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट, क्या कहते हैं साथी, इसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहते हैं। CDR का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप लोगों का।
CD रीराइटेबल इसे नहीं बोलते हैं, हाँ CDRW अगर होता, क्या होता CDRW, तो उसे हम लोग बोलते हैं CD रिकॉर्डेबल। देखो जी, ये CDRW और CDR में क्या अंतर है? CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सॉरी रीराइटेबल, एंड CDR होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। दोनों में अंतर क्या है? CDRW का मतलब होता है ऐसी स्टोरेज डिस्क जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को साथ साथ में इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये होता है रीड राइटेबल। लेकिन ये CDR का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सेस, यहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा को आप इरेज नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप यहाँ डेटा को हटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर है वह है, अगर एक बार यहाँ डेटा स्टोर कर दिया तो वो यहीं पर हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। आप उस डेटा को यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार की डिस्क को हम बोलते हैं कॉम्पैक्टेड रिकॉर्डेबल डिस्क कहते हैं। और रीराइटेबल से हम लोग डेटा को इरेज कर लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होती है। चलेगा, फिफ्थ प्रश्न का फटाफट से जवाब दीजिएगा कि हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी बताइएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस प्रोग्राम, है ना। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सर्विस प्रोग्राम की तरह कार्य करता है, फटाफट से बताइएगा, है ना। सर्विस प्रोग्राम की तरह कौन काम करता है? जी, सर्विस प्रोग्राम की तरह। चलेगा, तो यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। हाँ देखो जी, आप लोग यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो 20 नंबर का जो पेपर होने वाला है जेजे का, वो पूरे में से पूरे आप क्वेश्चंस लेकर निकाल के लाएंगे, है ना। पूरे में से पूरा आपका आएगा, मुझे लगता है जहां तक। तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस प्रोग्राम। तो सर्विस प्रोग्राम कौन सा कहलाता है? तो यहाँ जितने भी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है एंटीवायरस, है ना। एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंड यहाँ पर क्लीन डिस्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंड एंटी मालवेयर, ठीक है, क्या है हमारा, एक है आपका एंटी मालवेयर, ये भी हमारा एक्चुअली में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। तो जो भी हमारे सर्विस प्रोग्राम है वो यूटिलिटी कहलाते हैं। डिवाइस मैनेजर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब सिस्टम के लिए यूज होने वाले जो प्रोग्राम है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाते हैं। ओएस का मतलब यहाँ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करवाता है ना। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूजर कहीं ना कहीं हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब तक यूजर हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई स्पेसिफिक काम संभव नहीं है। चलेगा, सिक्स प्रश्न का जवाब दीजिएगा। द वर्क डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू ब्रिंग द कंप्यूटर इज फुल वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड, है ना। एंड द वर्क डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य जिससे हमारा कंप्यूटर जो होता है फुल वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा काम कंप्लीट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम कंप्लीट करता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर है जो फुल वर्किंग मोड में आ जाता है ना। तो वो कौन सा मोड होता है? क्या वो एक्टिवेशन वाला काम होता है, क्या बूट वाला काम होता है, क्या कैश वाला काम होता है, या बैकअप वाला वर्क होता है? बताइएगा, कौन कंप्यूटर का ऐसा कौन सा काम है, और कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कौन सा काम है जो होने के बाद कंप्यूटर फुल वर्किंग मोड में आ जाता है या वर्किंग पोजीशन में आ जाता है ना। इसका ये कहना है। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि जब हम कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट करा देते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही ये संभव है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होती है वैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो वर्किंग मोड में आ जाता है, वर्किंग स्थिति में आ जाता है, वर्किंग कैपेबल हो जाता है। आप फिर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर सकते हैं। और बूटिंग के बारे में मैं अभी हाल ही में एक और चर्चा कर चुके हैं हम पहले प्रश्न में, तो ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। यस साथियों, चलेगा। सेवेंथ प्रश्न का फटाफट से जवाब दीजिएगा कि सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है। जी,
जी, फटाफट से जवाब दीजिएगा कि 7th वाला प्रश्न हमारा बोलता क्या है? जी, जल्दी से दीजिएगा। यस दोस्तों, आप लोग वैसे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहाँ पर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज एंटीवायरस। अब क्यों है जरा समझिएगा। द सॉफ्टवेयर कैन इम्पेयर, है ना, इम्पेयर अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्प्रूव होती है ना, इम्प्रूव होना चाहिए, इम्पेयर की जगह यहाँ थोड़ा सा ये वर्ड थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, इम्प्रूव। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करी थी और आपको एक्सप्लेन करके भी मैंने बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअल में करते क्या हैं। और ये जो एंटीवायरस है कहीं ना कहीं वो यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। कहाँ आता है साथी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो एंटीवायरस जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअल में करते क्या है? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो कहीं ना कहीं ये एंटीवायरस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। तो एक्चुअली में इसीलिए एंटीवायरस जो है ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। डेस्कटॉप तो कंप्यूटर का ही नाम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए यूज में होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं यूजर से संबंधित किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, जिनका नाम होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यस दोस्तों चलेगा। अ कोड ऑफ वेब पेज इज मैटर यूजिंग, या कोड ऑफ वेब पेज इज मिटन यूजिंग, है ना। ऐसा जी, किसी भी वेब पेज का जो कोड होता है उसे लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोई भी वेब पेज है, अगर उसका कोड आप लिखना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? बहुत सुंदर यार, पापा की परी। जी, 8th प्रश्न दैट इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये जो हमारी HTML लैंग्वेज होती है, इस HTML लैंग्वेज में दोस्तों कोड लिखे जाते हैं किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के, है ना, जो हमारे वेब पेज होते हैं उन्हें डेवलप करने के लिए कोड एक्चुअली में HTML लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। चलेगा, 9th प्रश्न का फटाफट से जवाब दीजिएगा कि नवा प्रश्न हमारा क्या कहता है। जी, नवा क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। जी, वैसे बिल्कुल सही, सब लोगों का बिल्कुल करेक्ट जवाब है और यहाँ करेक्ट जवाब आप लोगों का है बी, a separate document from another program sent along with an email। तो देखो जी, लिखा है व्हाट एन ईमेल अटैचमेंट। तो ईमेल अटैचमेंट होता क्या है दोस्तों? जब भी हम ईमेल सर्वर से कोई ईमेल भेज रहे होते हैं, ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर किसी कोई उस समय मेल के साथ में अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप अटैच कर कर भेजना चाहते हैं तो उसे हम लोग अटैचमेंट कहते हैं। और इसमें यही लिखा है सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम, है ना, किसी दूसरे प्रोग्राम का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट जो हमारे मैसेज के साथ भेजा जाता है उसी को अटैचमेंट कहते हैं। और जब भी किसी भी ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट का यूज करके कोई डॉक्यूमेंट भेजा जाता है तो वो ओनली 25 MB तक का डॉक्यूमेंट को भेजा जा सकता है। 25 MB से ज्यादा बड़ा कोई डॉक्यूमेंट आप अटैचमेंट के साथ नहीं भेज सकते हैं। अगर 25 MB से छोटा छोटा डॉक्यूमेंट आप वहां पर भेज सकते हैं, उससे बड़ा आप डॉक्यूमेंट वहां नहीं सेंड कर सकते हैं। चलेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, और फटाफट से जवाब दीजिएगा साथियों आज के 10वें प्रश्न का। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे 10 क्वेश्चन वो इंग्लिश के आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं। अब ये जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं। जी, फटाफट से बताइएगा यहाँ पर। डज कैन नॉट रिट्राइव एनी डेटा फ्रॉम अ डिस्क इफ अ कंप्यूटर वायरस करप्ट द ऑफ द कंप्यूटर, है ना। तो दोस्त बताइएगा, डज नॉट रिट्राइव एनी डेटा फ्रॉम डिस्क। मेरे दोस्तों, आपकी डिस्क से किसी भी प्रकार के डेटा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वायरस के द्वारा करप्ट कर दी गई है क्या? तो मेरे दोस्तों, फाइल एलोकेशन टेबल। अगर कंप्यूटर के द्वारा आपके कंप्यूटर की फाइल एलोकेशन टेबल जो है वो करप्ट कर दी गई है या डिलीट कर दी गई है तो फिर आप अपने कंप्यूटर का कोई भी डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते हैं, यानी बैकअप के तौर पर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डेटा आप बैकअप के तौर पर मेरे दोस्तों नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन मेरे दोस्तों, और आई थिंक आशा करता हूँ ये फाइल एलोकेशन टेबल आपके समझ में डेफिनेटली आया होगा। तो इससे पहले कंप्यूटर के सॉरी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन सर के द्वारा सॉल्व कराए गए, और ये 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के मेरे द्वारा सॉल्व कराए गए। दोस्तों ऐसे ही पर डे आपके लिए सेशन लाए जा रहे हैं, डेफिनेटली तौर पर यार लाइव अटेंड करिए इन सेशंस को, और ये सेशंस ज्वाइन करके ये सेशंस को देखकर आपको, मुझे लगता है आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बट पर डे लाइव जरूर आइएगा। जी हाँ, ये था हमारा आज का धमाकेदार सेशन। और सेशन को कंप्लीट करने से पहले बता दूं साथी, यदि आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है जेजे वाला, तो डेफिनेटली तौर पर यार ये रामबाण कोर्स आप ले सकते हैं हमारा, जो जेजे एग्जाम के लिए है। एंड ये है हमारे फुल लेंथ टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जिससे कि प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम को बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने एग्जाम में मतलब बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज हमारे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इनकी जो पीडीएफ चाहते हैं तो आप जाइए एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस पर, वहां हम लोग पीडीएफ इसकी डाल देंगे। यस, तो ये था आज का धमाकेदार सेशन। पर डे आपको रात 8 बजे ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो डेफिनेटली तौर पर यार हमें फॉलो करिए, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर डालिए, और यार स्कोर बता दीजिएगा कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। यस, तो मिलते हैं कल इसी समय पर, तब तक लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।